बात बता दो। प्रज्ञा, आप रीवा की रहने वाली है। रीवा को लेकर, विंध्य को लेकर अलग प्रदेश की मांग समय समय पर उठती है। आपको क्या लगता है, ये जायज़ है, उचित है या अनुचित है? सर मेरे हिसाब से उचित नहीं है, क्योंकि सर मध्य प्रदेश पहले ही कई संसाधन खो चुका है जब वो छत्तीसगढ़ को खो चुका है, और उससे हमारा जो एरिया में फर्स्ट नंबर पे थे हम, अभी हम सेकेंड हो गए हैं। कई सारे रिसोर्सेज जा चुके हैं, वन संपदा जा चुके हैं, तो सर इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और विंध्य क्षेत्र हमारा एक अटूट हिस्सा है, और वो होना चाहिए। तो आप बिल्कुल नहीं चाहती कि अलग रीवांचल बने स्टेट के तौर पर? प्रज्ञा, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, लेकिन आपने फिर भूगोल से एमए किया है, तो अचानक भूगोल से एमए करने का क्या उद्देश्य? सर सिविल सेवा की परीक्षा के लिए यूपीएससी के लिए मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, और उससे मेरा ज्योग्राफी में रुझान बना, और मैंने सोचा कि आपका जो हॉबी है वो डायरी लेखन है। क्या लिखती हैं? अमूमन डायरी लेखन में आपका विषय क्या रहता है जिस पे आप अमूमन लिखती हैं? सर डायरी वो चीज़ें जो रोज़ लिखी जाए, तो रोज़मर्रा की चीज़ें जो भी मेरे साथ रिलेट होती हैं, उसको रात में मैं डेट के साथ और समय के साथ लिखती हूँ। और सर मैं प्रयास करती हूँ कि वो इमोशनल ज़्यादा नहीं हो और एनालिटिकल ज़्यादा हो, कि मेरे विचार किस तरफ जा रहे हैं, और जो मैंने गलतियाँ पहले की कहीं मैं वो दोहरा तो नहीं रही हूँ, और आगे जाकर के मेरा वर्क ऑफ एक्शन ऐसा नहीं है, इस पर मेरा ध्यान है। इसके साथ साथ आपकी जो हॉबी है वो सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना है। अभी लेटेस्ट कौन सी बुक आपने पढ़ी है? सर मैंने पढ़ी हुई है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव। उसमें क्या आपको लगा कि क्या कॉमन रहा, कौन सी हैबिट सभी में कॉमन रही? सर उसमें 7 हैबिट्स बताई गई हैं जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है, उसमें से मैं 3 मेंशन करना चाहूँगी। सर पहली हैबिट तो है प्रोएक्टिव रहना, रिएक्टिव नहीं रहना, क्योंकि अगर किसी सिचुएशन को देख करके हम सिर्फ रिएक्ट करते हैं तो इंस्टेंट जो भी रिएक्शन आता है हम उस तरफ जाते हैं। लेकिन अगर हम प्रोएक्टिव हैं तो हम 1 सेकंड के लिए अपने दिमाग में वो सोचते हैं और फिर दूसरी प्रायोरिटाइज करना। सर जैसे टाइम मैनेजमेंट का एक रूल होता है कि जो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है वो सबसे पहले करना चाहिए, और जो अर्जेंट और नॉट इम्पोर्टेंट हो उसे हम डिले कर सकते हैं। सर थर्ड इसमें हैबिट मुझे अच्छी लगी कि अपना जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस उस पर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, ना कि सर हम प्रशासनिक सेवा से जुड़ने वाले हैं, तो रूस और यूक्रेन युद्ध का संबंध का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो इमीडिएट इफेक्ट नहीं है। तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में ज़्यादा फोकस करना चाहिए बजाय दो रखना चाहिए। ये 3 हैबिट्स। अच्छा, आप रीवा के रहने वाली जी है, भोपाल कैसे आ गए अभी? सर पिताजी की जॉब है आरएसके में, वो इंग्लिश के बैठे हैं। अच्छा, आपको जब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ही ठीक लग रहा था तो इंजीनियरिंग छोड़कर या इंजीनियरिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, सीधे आप आर्ट साइड से पढ़ते है ना। इंजीनियरिंग को कुछ करने के बाद फिर क्यों छोड़कर भूगोल में आ गए? सर ये कब चेंजेस माइंड में आया कि नहीं हमें भूगोल पढ़ के एमपीएससी निकाल सकते हैं, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ऐसे नहीं हो सकते? सर इंजीनियरिंग करने का जो कारण था वो सर 12th में मेरे मैं डिस्ट्रिक्ट में टॉपर थी सर। तो जब उस समय सर जब बच्चे अच्छे होते हैं पढ़ाई में और 97 मार्क्स आए थे मेरे मैथ्स में, तो परिवार का भी ये दृष्टिकोण था और मेरा भी था कि हमें इंजीनियरिंग में ही पढ़ना चाहिए। पर सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के दौरान मुझे ये समझ में आया कि मेरा जो स्वभाव है वो सिविल सेवा की तरफ ज़्यादा है, और सर उसके साथ ही मैंने यूपीएससी को अचीव करने का सोचा, और उसी के दौरान मेरा ज्योग्राफी से संबंध बढ़ा और मुझे ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर ठीक लगा और मैंने
तो अपने में क्या खासियत पाएंगे सिविल सर्विसेज लगा कि नहीं हमारे स्वभाव का अनुरूप सिविल सर्विसेज बेहतर रहेगा, क्या चीज़ क्या क्या आपको प्रेरित किया कि नहीं हम सिविल सर्विसेज से चलेगा? सर भाई इंजीनियरिंग करके भी आप लोग फील्ड में बहुत कुछ काम कर सकती थी। इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई का भी फीस ज़्यादा लगा होगा, है ना, आप ज़्यादा बैलेंस खर्च हुआ होगा, है ना, इतना पढ़ने के बाद फिर क्या ऐसी बात आई कि नहीं हम सिविल सर्विस में ज़्यादा बेटर रहूँगी? क्या प्रेरित किया आपके माइंड में? जी सर, दो गुण मुझे ऐसे लगे। पहला तो सर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो भी उतनी नहीं थी, और उसमें जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने का स्वभाव था वो मेरा नहीं था सर। मुझे ऐसा लगा मैं गवर्नमेंट से जुड़ना चाहती हूँ। दूसरा सर जो लोगों के प्रति जो समानुभूति है मैं उसे ज़्यादा अनुभव कर पाती हूँ, और इंजीनियरिंग में काम थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है सर, तो लोगों से जुड़ाव और लोगों के प्रति समानुभूति का भाव मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट भी तो मतलब जो पढ़ी इलेक्ट्रिकल में भी तो बहुत कुछ करने को है, मोनोटोनस बन जाएगा, इतने काम है। देखा जाए तो साइंस के कारण तो हम सब यहाँ बैठे हैं, सब कुछ साइंस से देना है। एडमिनिस्ट्रेशन तो एक आदमी संभाल सकता है, लेकिन आज हम कूलर में बैठे हैं, बिजली चल रही, फैन चल रहा, सब चल रहा, ये तो इंजीनियर की जो है उन्हीं के देन है। जी तो सर, उसमें कोई दो राय नहीं। हाँ जी सर, वो एक बहुत ही प्रभावशील क्षेत्र है। नहीं तो ये इसके मतलब इसके बयानी की मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में जो है उनका नाम बहुत है, वो अच्छे पोस्ट है, ये अटेंड किया या पब्लिक की सेवा करने की परिणति आई, ये अटेंड नहीं। बहुत लोग कहते हैं हम IPS बने, IAS बने, वो ऑफिसर बनकर अपना रुतबा दिखाना चाहते हैं, तो वो मन में भावना आई या लगा कि नहीं हम समाज के लिए इसमें ज़्यादा कुछ सेवा कर सकती हूँ, ये बात है। ईमानदारी से आप दोनों बात होती है सर इन दोनों का मिश्रण है सर। मुझे ऐसा लगा कि ये एक प्रतिष्ठावान फील्ड है, और यहाँ पे कार्य करने का स्तर बहुत व्यापक है सर। ग्रास रूट लेवल पर समाज सेवा करने का भी अवसर होता है, और एक अच्छा करियर ऑप्शन है, तो ये सब कुछ देखते हुए ही मैंने ये प्रज्ञा जी, अब आप स्टेट का अगर बाइफर्केशन नहीं चाहती तो क्या आप जिलों को, जो तहसीलों को जिले बनाते हैं, इससे आप सहमत हैं? जैसे आपकी मऊगंज तहसील को जिला बना दिया जाए, बहुत लंबे समय से मांग आ रही है, वहाँ कोई संसाधन नहीं होंगे, आप भी समझती होंगी, तो अगर डिस्ट्रिक्ट प्लेस हो जाएगा तो क्या उससे कुछ जिले मऊगंज का विकास होगा, आप सोचती हैं? जी सर, मैं इस बारे में सहमत हूँ सरकार से सर। अगर मऊगंज का विकास होगा तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स बनेंगे, वहाँ जो बिजली और पानी और टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज हैं, इंटरनेट की सेवाएं हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, शिक्षा का विकास होगा, अवसरों का सृजन होगा, और जो रोजगार पलायन होता है छोटी तहसील की वजह से सब रीवा में आना चाहते हैं, वहाँ भीड़ बढ़ती है, क्लस्टर बनता है, ट्रैफिक की समस्या होती है, वो सबसे निजात मिलेगी। दूसरा सर, जो तहसीलें बनी हैं नईगढ़ी, हनुमना और बेतला, उसमें से हनुमना की वन संपदा काफ़ी ज़्यादा है, तो उसका भी उपयोग किया जा सकता है इफेक्टिवली अगर नया जिला बनता है तो सर मुझे ये ऐसा प्रदेश बनाने पर भी तो यही सब बातें होंगी, राजधानी बनेगा, विकास होगी, सभी चीज़ें आएंगी, एयरपोर्ट से जुड़ेगा। अभी आपके पास एयरपोर्ट भी नहीं, कभी प्रदेश में एयरपोर्ट भी हो जाएगा, स्टेट का तो अपना रहेगा ही रहेगा। ऐसा क्यों नहीं आप सोचते कि प्रदेश बनने से भी डेवलपमेंट भी प्रदेश का जाता है? सर प्रदेश बनाने में सर एक तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, दूसरा सर जो लोकल रिप्रेजेंटेशन इसीलिए दिया गया है कि हर क्षेत्र का प्रॉपर विकास हो सके, तो उससे ऑलरेडी विभिन्न क्षेत्र का विकास काफ़ी तेज हो रहा है। सतना और रीवा एक बड़े शहर के रूप में उभर रहे हैं। अच्छा, आपके शहर में कौन कौन से जलप्रपात बहुत फेमस है, कहाँ है? सर रीवा को 5 झरनों का जिला कहा गया है सर। बहुती एक जलप्रपात है, क्योटी, चचाई और बैलोही। बहुती किस तहसील में है? सर बहुती अभी मऊगंज जो जिला बनने वाला है सर, उसमें सर अगर आप चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? सर चित्रकूट सर जलप्रपात नहीं, आप समझिए कहीं है या नहीं? आपके यहाँ इलेक्ट्रिक हाइडल पावर कोई है कहीं? जी सर, कहाँ है? टोन्स चल रहे थे बेहद।
ये बताएं, प्रज्ञा और आस्था में क्या अंतर है, पहला सवाल। और दूसरा, वर्तमान समाज प्रज्ञा की ओर ज्यादा झुकाव हो रहा है या आस्था की? सर प्रज्ञा का अर्थ है परिष्कृत ज्ञान और सर आस्था और भक्ति का एक रूप है। सर यहाँ ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का अंतर है सर। और आज के परिवेश में अगर देखा जाए तो सर दोनों तरह के लोग हैं हमारे देश में, जो ज्ञान की भी बात करते हैं, जो भक्ति की भी बात करते हैं। झुकाव किस ओर ज्यादा हो रहा है, प्रज्ञा की ओर या आस्था की ओर, समाज का? सर और समाज का अगर आस्था की ओर झुकाव हो रहा है तो आस्था की ओर समाज का जो झुकाव आस्था की ओर है उसके क्या खतरे हैं और किस तरीके से अभी वर्तमान समाज के समक्ष आस्था की चुनौती पैदा हो रही है? सर वर्तमान समाज में आस्था की तरफ झुकाव है, पर सर ये कुछ ही स्थितियों में खराब माना जा सकता है। जब हम इसे सांप्रदायिक दंगों के रूप में देखते हैं, हेट स्पीचेस के रूप में देखते हैं, और सर इसके लिए समाज में एक जागरूकता की कमी पाई जाती है, तो सर ये निकट भविष्य में कम हो सकता है। निकट भविष्य में ऐसे कौन से फैक्टर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं जिससे कम होने की संभावना? मैं तो ऐसा देख रहा हूँ कि निकट भविष्य में जो फैक्टर्स हैं उभर करके आ रहे हैं, उससे एक प्रकार का और ज़्यादा इसका विकास इस बेल की तरफ फैल रहा है आस्था। और केवल हेट स्पीच का ही मुद्दा नहीं है, इसमें जो समाज में एक टिल्ट आ रहा है और अंधविश्वास की, और भी एक खतरनाक प्रवृत्ति के तौर पे उभर रहा है। तो ऐसा कौन से फैक्टर्स हैं और उसको क्या किस तरीके से एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप रोकने का कार्य करेंगे? सर प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर मेरा सबसे पहला काम है सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन। आस्था का विषय एक व्यक्तिगत विषय है और समाज स्वतंत्र है, वो जिस तरह सोचना चाहे सोच सकता है। अगर उससे कोई समस्या होती है जिससे सामान्य जन को प्रॉब्लम होगी, सर वो सुलझाना मेरा कार्य है। सर दूसरा, निकट भविष्य में इस तरह से आस्था के कारण कोई दुर्व्यवहार होना कम लग रहा है सर, क्योंकि हम आर्थिक विकास की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं और सरकार इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही है। और देखा गया है कि आर्थिक विकास हो रहा है, वैज्ञानिक विकास भी हो रहा है, लेकिन पैरेलली जिस तरीके से सोशल मीडिया आ रही है, नए नए प्रकार के बाबा पैदा हो रहे हैं, नए नए प्रकार का उनका तंत्र पैदा हो रहा है और उसने समाज का बड़ा नुकसान किया है, ऐसा नहीं लगता? जी सर, ऐसा पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता सर। आस्था एक व्यक्तिगत विषय है। और आस्था का अगर केंद्र हो जाए कोई व्यक्ति, तो व्यक्तिगत विषय तो है पर वो सामूहिकता का भी तो रूप ले रहा है। सर अगर वो समाज को नुकसान नहीं पहुंचाता है, कोई ऐसा नुकसान जो सामान्य जन को प्रभावित है, तो किसी मुझे नहीं लगता। कहीं पे नहीं लग रहा है, कोई प्रवृत्तियां नहीं उभर करके दिखाई पड़ रही आपस में? सर कुछ है, जैसे अभी दंगे हो रहे हैं कुछ जगह, जैसे दंगे भी नहीं हो रहे, हेट स्पीचेस हो रहे हैं, या अंधविश्वास फैल रहा है सोसाइटी में, एक लार्ज स्केल पे अंधविश्वास फैल रहा है, ऐसा नहीं लग रहा? ऐसी प्रवृत्तियां नहीं उभर रही? आपको ऐसा नहीं लगता कि कहते हैं कि बेल पत्र को पुस्तक में रख दो, बेल पत्र का पेड़ लगा दो तो आपका बच्चा 8वीं में पास हो जाएगा या 10th में पास हो जाएगा? ऐसा फिर लोगों की आस्था बढ़ रही है उसमें। तो ये आस्था का विषय है या अंधविश्वास का है कि बेल पत्र? सर ये अंधविश्वास, ये पूरी तरह अंधविश्वास है सर। लेकिन सर ये हर काल हर समय में रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि जब समाज प्रगति करता है तो सबकी सामूहिक प्रगति भी है। तो अगर मध्य प्रदेश प्रगति कर रहा है, जो कि वो पिछले 15 वर्षों से कर रहा है, और अभी दंगे के मामले और हेट स्पीचेस सर हैं और उनमें काम करना बाकी है, तो काफ़ी कम है। ये इन्होंने बेल पत्र में कहा कि सरकार जी को चाह दीजिए, रोज चढ़ाइए, पढ़ने की इतना आवश्यकता नहीं, आप पास हो जाएंगे, है ना? सर ये अंधविश्वास है। इसको इसके बारे में क्या करना चाहिए? अंधविश्वास जो फैला रहे हो, बोले में पापा पैदा हो जा रहे हैं, इसको कैसे रोका जाए? आप लग रहा है ये अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास से नुकसान ही होता है। इसको कैसे रोका जाए, क्या किया जाना चाहिए, क्या विजन है, कुछ है आपके पास? प्रज्ञा,
डायरी लेखन में रुचि है आपको, तो केवल लेखन में रुचि है या आपने कुछ डायरी लेखकों को पढ़ा भी है, और पढ़ा है तो कौन कौन से लेखकों को पढ़ा है, क्या पढ़ा है? सर मैं नाम बता सकती हूँ, ज़्यादा पढ़ा नहीं है। कोई इस तरीके से रुचि नहीं पैदा हुई कि डायरी लेखन एक विधा के तौर पे हम जब आपकी हॉबी है, उसमें केवल एंटरटेनमेंट नहीं है बल्कि एक विधा है डायरी लेखन, साहित्य की एक विधा है, उस विधा में बड़े बड़े नाम हैं, ऐसे कुछ नाम जिनको आपने पढ़ा है? सर मैंने गजानन माधव मुख्य जी की साहित्यिक डायरी के बारे में पढ़ा। क्या सर, नाम है मैंने- उसका? सर एक साहित्यिक डायरी, साहित्यिक डायरी या साहित्यिकी की डायरी? साहित्यिक डायरी। और सर एक ये जिसका है अपने अपने अजनबी, वो भी उपन्यास डायरी विधा में लिखा हुआ है। अपने अपने में अजनबी डायरी है सर वो या उपन्यास है? सर वो उपन्यास है, डायरी लिखा है। और सर एक सर मुझे- पढ़ा भी है या सुना है? सुना है, पढ़ा नहीं है, किसी बड़ी से पढ़ा है। तो ये आपकी जो हॉबी है, ये प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे बेहतर समाज के निर्माण में किस प्रकार से योगदान है? सर डायरी लिखने से जो हमारे द्वारा जो मन में विचार आते हैं, अंतर्मन में जो भी विचार होते हैं, हम उन्हें बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनका इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, और सर हम रेट्रोस्पेक्शन भी कर सकते हैं। हमने पुराने कुछ ऐसे काम किए होंगे जो हम रोज़ करते जा रहे हैं और उसी दिशा में सोचते जा रहे हैं। रोज़ डायरी लिखने से हमें ये पता रहता है कि हम एक गलत दिशा में बढ़ रहे हैं और उसे सुधार कर सकते हैं। तो सर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अगर मुझसे कोई ऐसी चूक होती है जो मैं रोज़ नोट डाउन कर रही हूँ, तो सर मैं उसे सुधारूंगी। दूसरा, मैं अपने विचारों को ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाऊँगी। और तीसरा सर, जो मानवीय गुण उसे बचा दूँ। अच्छा, यूक्रेन और रूस में जो विवाद चल रहा है, लंबा चल रहा है, क्या लग रहा है इसका भविष्य क्या है? सर इसका भविष्य सर अभी निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, ऐसा ही दिख रहा है जैसा अभी वो चल रहा है। और सर ये एक वैश्विक फेलियर है, ग्लोबल फेलियर है, ग्लोबल एजेंसीज का फेलियर है। और सर हम मुझे लगता है कि अभी ये निकट भविष्य में खत्म होने की संभावना है। ठीक है, प्रज्ञा,